Jai Hind everyone, this is Varsha Dubey. I welcome you all in my social science class. Student, in the previous video we have discussed about the Russian economy. पिछले वीडियो में हमने रशियन इकोनॉमी के बारे में जाना था, जहाँ पे हमने ये देखा दैट व्हाट काइंड ऑफ हार्डशिप वर्कर्स यूज टू फेस इन रशिया, कैसे वर्कर्स को कितनी हार्डशिप से गुजरना पड़ रहा था, और the owner of the industries have had the motive to earn maximum profit. जो फैक्ट्री के ओनर थे, इंडस्ट्रीज़ के ओनर थे, उनका मेन मोटिव क्या था इंडस्ट्रीज़ लगाने का कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएँ. हालांकि इंडस्ट्रीज़ पहले रशिया में कम थी, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो थी वहाँ पे वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी, लेकिन विद द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ इंक्रीज देयर, और प्रॉस्पेरिटी आई भी रशिया में, इंडस्ट्रीज़ बढ़ी, रेलवे बढ़ा, तो इंडस्ट्रीज़ भी आई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हुआ, लेकिन इन सब का प्रॉफिट किसके पास जा रहा था? ऑल द प्रॉफिट हैड बीन गेन्ड ओनली बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट. जो ऊपर के जो इन्वेस्टमेंट करने वाली जो ओनर क्लास थी उसको प्रॉफिट हो रहा था, वर्कर्स की कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था. तो ये वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन थी. नाउ टुडे विल नो अबाउट द रशियन सोसाइटी. आज हम रशियन इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करने के बाद रशियन सोसाइटी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. वी हैव सीन दैट व्हाट इज टफ लाइफ ऑफ द वर्कर्स इन रशिया. हमने लास्ट वीडियो में देखा था कितनी टफ लाइफ थी. नाउ वी विल सी दैट हाउ हैड द रशियन सोसाइटी फेवरेबल कंडीशन टू अडॉप्ट सोशलिज्म. कैसे रशियन सोसाइटी में वो सारी कंडीशन बनती हैं जिससे सोशलिज़म के फेवर में कि सोशलिज़म वहाँ पे आ सके. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. वर्कर्स माइग्रेटेड फ्रॉम विलेज एंड सेटल्ड इन सिटीज़. दे आर डिवाइडेड बाय स्किल. एग्जाम्पल, मेटल वर्कर्स कंसिडर्ड देमसेल्व्स एरिस्टोक्रेट्स अमंग अदर वर्कर्स. देखिए, द वर्कर्स माइग्रेटेड फ्रॉम विलेज एंड settled to cities in search of job, and according to their skill they were divided in different social groups. देखिए, ये शुरू से होता आया है. जॉब के लिए, अपनी लिवलीहुड को अर्न करने के लिए वर्कर्स जो थे वो गांव से शहर में आते थे. ठीक है, और इस हिसाब से वो कई ग्रुप में बढ़ गए. दे वर नॉट ट्रीटेड इक्वली, उनके साथ इक्वल बिहेवियर नहीं होता था. The metal workers who were working in iron and steel factory considered themselves aristocrats and have the superiority complex in the comparison of other workers because their occupation demanded more training and skill. देखिए, सारे के सारे वर्कर्स थे, लेकिन अपने टैलेंट, अपने स्किल के बेस पर भी इनमें डिवीज़न था. वो वर्कर्स जो कि आयरन और स्टील की फैक्ट्री में काम करते थे वो अपने आप को एरिस्टोक्रेट और सुपीरियर समझते थे बाकी वर्कर्स के कंपैरिजन में. क्यों? क्योंकि उनका जो नेचर ऑफ वर्क था, नेचर ऑफ जॉब थी, उसमें डिमांड किस चीज़ की होती थी? ट्रेनिंग और स्किल की. आयरन और स्टील की फैक्ट्री में वही वर्कर काम कर सकते थे जिनको थोड़ा नॉलेज था, थोड़ा स्किल था टेक्नोलॉजी का. इन दिस वे they were divided on the basis of their skill. The workers were divided on the basis of their skills. इस तरीके से वर्कर्स जो थे वो अपनी स्किल के बेस पर बटे हुए थे. इसके अलावा और भी क्या था? women paid less than men. मैंने कहा ना, सारे वर्कर्स एक समान नहीं थे. अगर कोई फीमेल वर्कर है तो उसको मेल के कंपैरिजन में कम पैसे मिलते थे. ठीक है, women made up 31% of the factory labor force by 1914. यानी 1914 तक की बात करें तो 31% वर्कर्स में से टोटल 31% जो पार्टिसिपेशन था वो औरतों का था. बट दे वर पेड लेस देन मैन, लेकिन उनकी सैलरी बराबर उन्हें नहीं मिलती थी. Despite divisions, workers did unite to strike work, and when they disagreed with employers about work condition. ठीक है, इस डिवीज़न के बावजूद वर्कर्स क्या करते थे? दे डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क. जब वो डिसएग्री होते थे अपने एम्प्लॉयर्स से या अपनी वर्क कंडीशन से, तो वो एक साथ इकट्ठे होते थे और स्ट्राइक करने पड़ जाते थे. नो डाउट
there was the division in the workers, but they were united at the time of strikes. हमने देखा वर्कर्स में डिवीज़न था, लेकिन स्ट्राइक की जब बात आती थी तो वो सबके सब एक हो जाते थे. The workers used to get united against the employers on the dismissal of their demand or work condition. They raised their voice to had improvement in their condition. Example अगर हम बात करें तो the strike took place in the textile industry during 1896 to 97 and in metal industry during 1902, but this was the condition of city area. ऐसा कहाँ हो रहा था? केवल सिटी एरिया में हो रहा था, क्योंकि वर्कर्स भी कहाँ काम कर रहे थे? फैक्ट्रीज भी सिटी एरियाज़ में थी. गांव में स्थिति आज भी वैसी ही थी. जब स्ट्राइक की बात आती थी तो ये वर्कर एक हो जाते थे अपनी सारी डिस्पैरिटीज़ को भूल करके. ठीक है, अब हमने अर्बन एरिया का तो देख लिया. नाउ विल टॉक अबाउट सोसाइटी इन कंट्री साइड. रूरल एरियाज़ में क्या था? ठीक है, peasants cultivated most of the land, but most of the properties were owned by the large Orthodox Church, the crown and nobility. देखिए, peasants migrate to cities so that they can earn more for their livelihood. क्यों भाग करके आते थे शहर से गांव की तरफ ये वर्कर्स या पीजेंट्स या किसान? ताकि वो अपनी लिवलीहुड अर्न कर पाएँ, कमा पाएँ. Because the peasant used to cultivate the land whose owner were nobility or ruling classes or Orthodox church. Peasants were also divided like workers on the basis of property ownership. देखिए, यहाँ दो बातें हैं. पहले तो पीजेंट्स जो थे वो जिस ज़मीन पर काम कर रहे थे, जिन खेतों पर खेती कर रहे थे, वो खेत भी किसके थे? जो नोबल या रूलिंग क्लास के लोग थे उनके, या फिर चर्च से जुड़े हुए जो प्रीस्ट थे उनके थे. ठीक है, राजाओं के जो रिश्तेदार हुआ करते थे उनकी ज़मीन पर वो खेती करते थे. एंड द अदर थिंग इज पीजेंट वेयर ऑल्सो डिवाइडेड लाइक वर्कर्स. वर्कर्स की तरफ पीजेंट्स में भी डिवीज़न था ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप के बेस पे. मीन्स देयर वेर सम पीजेंट्स हु हैड देयर ओन लैंड टू कल्टिवेट एंड सम ऑफ देम हैड टू कल्टिवेट ऑन द लैंड ऑफ द अपर स्ट्रेटा और अपर क्लास पीपल एज लेबर. देखिए, कुछ पीजेंट में दो डिवीज़न कैसे था? कुछ ऐसे थे जिनके पास अपनी खुद की कुछ ज़मीन थी तो वो अपने आप को अरिस्टोक्रेट मानते थे, और कुछ ऐसे थे जिनके पास ज़मीन नहीं थी, वो अपने जो अपर स्ट्रेटा के लोग थे, वही जो नोबल्स जिनकी मैंने अभी बात की, राजाओं के जो रिलेटिव्स थे या चर्च ऑर्थोडॉक्स चर्च के जो लोग थे उनके खेतों पर जो काम करते थे वो थे. ठीक है, नेक्स्ट है इन रशिया. Except in a few cases, peasants had no respect for their nobility, unlike as it was observed during French Revolution in Brittany, where peasants respected noble and fought for them. देखिए, if I remind you about the French Revolution, sometimes peasants got support and respect from the nobles, but in Russia there was no respect for the peasants. अगर आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन की मैं याद दिलाऊं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में मैंने एक बताया था कि पीजेंट और ये वर्किंग क्लास जो थी इनको सपोर्ट कौन कर देते थे? अब सपोर्ट इनको मिल जाता था कभी कभी नोबल्स से. जैसे कुछ एक फिलोसफर थे ना, अबासाइड्स, और इनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था. लेकिन रशिया में ऐसा बिल्कुल नहीं था. पीजेंट्स को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, कोई रिस्पेक्ट्स नहीं मिल रहा था. वाई? क्यों था ऐसा? बिकॉज Russian peasant wanted the land of nobles. In Russia, as you know, that maximum property was owned by nobles. So the peasant wanted that piece of land, and the nobles were the relatives of the king, Tsar Nicholas II, who was disliked by the people of Russia. देखिए, क्यों peasants nobles से नफरत करते थे? क्योंकि मैक्सिमम प्रॉपर्टी, मैक्सिमम जो लैंड एरिया था वो किसके कब्जे में था? इन्हीं नोबल्स के. और पीजेंट्स क्या चाहते थे? उनके हाथ से वो ज़मीन छीन लेना चाहते थे. और ये नोबल्स थे कौन? रिलेटिव्स थे ज़ार निकोलस के. ठीक है, जिनको रशिया के लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे. सो दैट रशियन पेजेंट्स हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबल्स एज इन द कंपेरिजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप और फ्रांस. फ्रांस में और अदर वेस्टर्न यूरोप की अगर कंट्री की बात करें तो वहाँ के कंपेरिजन में रशियन जो पीजेंट्स थे उनके मन में नोबल्स के लिए कोई भी रिस्पेक्ट या फिर अटैचमेंट नहीं था. रशियन पीजेंट्स वेर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स.
रशियन पेजेंट्स जो थे वो अदर यूरोपियन पेजेंट्स से, यूरोप के अन्य देशों के जो किसान थे उनसे अलग थे। कैसे? हाउ? दे वर्क बाय पूलिंग देयर लैंड टुगेदर and then dividing the output according to the needs of the individual. मतलब Russian peasants were different from other peasants of Eastern Europe. If I remind you the ideology of Karl Marx, he talked about cooperatives. अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो कार्ल मार्क्स ने अपने विचारों में किसकी बात की थी? कोऑपरेटिव्स के थ्रू वो चेंजेस लाना चाहता था। The Russian peasant used to cultivate the whole land together and then divided the benefits as the needs of the individuals like cooperatives. रशियन पीजन भी वही कर रहे थे। उन्होंने क्या किया? वो दे कल्टिवेट द होल लैंड टुगेदर, एक साथ पूरी ज़मीन पे खेती करते थे, लेकिन जो प्रॉफिट होता था, जो बेनिफिट होता था, वो जब जिसको जैसी ज़रूरत होती थी उसके अकॉर्डिंग वो ले लेता था। इन दिस वे द रशियन पीजेंट्स वेर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, और इस तरीके से रशियन पीजेंट्स जो थे वो बाकी से अलग थे। तो आज के लिए हमने ये देखा सोसाइटी रशिया की कैसी थी। इन दिस वे टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रशियन सोसाइटी डीपली एंड आई थिंक that now you all can connect yourself that how was the Russian society was favorable for socialism and were connected with the ideology of Karl Marx and Robert Owen. आप अब ये समझ रहे होंगे कि कैसे कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी का इम्पैक्ट हमें रशियन सोसाइटी में देखने को मिल रहा था और रॉबर्ट ओवेन की आइडियोलॉजी से कैसे वो अपने आप को कनेक्ट कर रहे थे और सोशलिज्म लाने के फेवर में कैसे धीरे धीरे हो रहे थे रशियन पेजेंट्स और वर्कर्स। In this way, the base of revolution was prepared there and इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वहाँ पे एक बेस तैयार हो गया ताकि आगे वहाँ पे रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन हो सके, उसके लिए एक बैकग्राउंड तैयार हो गया। तो आज के लिए इतना ही। इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस दैट हाउ डिड द सोशलिज्म आइडियोलॉजी बिकम फेमस इन रशिया, कैसे सोशलिज्म की आइडियोलॉजी रशिया में फेमस होती है। ठीक है, तो till then stay connected, keep learning. Please like, share, subscribe my video and also click on the bell icon to get the notification of my upcoming video. Goodbye. Jai Hind.